नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि केतु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में मिथुन राशि के केतु किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है या अपने बारे में अलग अलग भावों में ग्रह का क्या फल होता है वो जानना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर केतु तक की अपलोडिंग चैनल में डालने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अभी एक प्लेलिस्ट और चला रखी है ग्रहों का गणित। ग्रहों के गणित में कोई व्यक्ति उसके पास कोई पुस्तकों के माध्यम से कोई वो कुंडली बनाना सीख रहा है, ये लग्न निकालना जानना चाहता है, और भी कई ऐसी बातें जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल या तकनीकी मानी जाती हैं, उसके लिए आप ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। और कोई सामान्य जन भी है जो ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो लोग भी अपनी कुंडली के राजयोग लक्ष्मी योग निकालने के लिए वो प्लेलिस्ट देखें, और जो जो उनके लिए उपयोगी वीडियो हैं वो ज़रूर देखें। क्योंकि आप भृगु सरल पद्धति तो एकदम साधारण बात करता है, लेकिन हमारे चैनल में जो हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाई थी, हमारा विजन एकदम क्लियर है। हम आपको सिर्फ प्राइमरी लेवल तक नहीं रखने वाले हैं। आपको अगर प्राइमरी लेवल आता है तो आप इंटरमीडिएट लेवल की वीडियो देखें, और अगर इंटरमीडिएट लेवल आता है तो आप एडवांस लेवल, और हमारी कोशिश रहेगी हम अपने चैनल में इंटीग्रेटेड लेवल तक, यानी प्राइमरी लेवल से लेकर इंटीग्रेटेड लेवल तक सभी प्रकार की चीज़ें साथ साथ चलाएं, ताकि आप लोग समझ सकें। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार बन सकता है अगर ये वीडियो सिलसिलेवार ढंग से देख लेता है। क्योंकि ऋषि भृगु साफ साफ कहते हैं, जो सबसे पुराना आधार है ज्योतिष का, भृगु संहिता, साफ साफ कहते हैं कि किसी भी कुंडली की विवेचना में सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो ये कि आपको एक ग्रह की दृष्टि, एक ग्रह का फल सभी भावों में पता है या नहीं है। हम कोई भी कुंडली उठाते हैं, बार बार दिमाग में आता है कि कौन सी दृष्टि, कौन सी कंजंक्शन याद रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमने बिना भृगु संहिता के दूसरे ग्रंथों को पहले पढ़ना शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, भृगु संहिता आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ें, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये अपने दिमाग में आपको बात याद रखनी है कि भृगु संहिता आधार है ज्योतिष सीखने का और सबसे सरल तरीका है। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में ये तो अगर देखना जानता है कि यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा माने मिथुन लग्न है, और उसके बाद अगर वो अपनी कुंडली उठाता है तो उसमें ये देखता भाई केतु कहाँ बैठे, राहु कहाँ बैठे हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी जो हमारी अभी आखिरी जो प्लेलिस्ट चल रही है ग्रहों को लेकर, ये केतु के ऊपर है। केतु जहाँ कहीं भी बैठेगा उसके 180 डिग्री पर राहु रहते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमेशा 180 डिग्री पर रहते। देखिए, हम जो भारतीय ज्योतिष में फॉलो करते हैं वो है नारायण पद्धति, एक सायन पद्धति है। सायन पद्धति वास्तव में जो आजकल का जो आधुनिक वैज्ञानिकों का आधार कह लें, या कह सकते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आधार कह लें, सायन पद्धति के अनुसार राहु और केतु में या किसी भी ग्रह के जो एवरेज डिस्टेंस उसमें फ़र्क पड़ता रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नारायण पद्धति में हम प्रायः सभी पात को स्थिर मानकर चलते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी हिंदू ज्योतिष में बात करेंगे तो राहु और केतु को हमेशा हम 180 डिग्री पर मानकर चलते हैं। और ये तो बात तय है कि कुंडली में कभी ऐसा नहीं हो सकता है D1 चार्ट में कि केतु यहाँ बैठा है तो राहु यहाँ बैठ जाए। हमेशा राहु और केतु आमने सामने ही बैठे होंगे, यानी 180 डिग्री के अंतर में होंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ किसी कुंडली में प्रायः यानी इन जनरल 90% केसेस में राहु का फल अच्छा नहीं आ रहा है तो केतु का भी फल बहुत कम चांसेस अच्छा आने की। क्लियर हो गया? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस कंडीशन में अच्छा आता है। जैसे मान लीजिए केतु को सपोर्टिव राशि तो नहीं मिल रही है, लेकिन इसके जो डार्क साइड के अंधकार पक्ष के जो स्वामी हैं शनि, उनका इनको साथ मिल जाता है, तो फिर वो अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। क्लियर होगा? तो ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पर राहु अच्छा नहीं माना जाता धनु में, इसके ठीक सामने केतु
केतु को मिथुन राशि में अच्छा नहीं माना जाता। कुछ एक एक्सेप्शनल है, वो हम ऑलरेडी पुरानी प्लेलिस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई, ठीक है आपने शुरुआत करी है कि भाई मैंने वीडियो सिर्फ अपनी कुंडली वाली देखी है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सही मायने में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस ग्रह की सारी प्लेलिस्ट देखनी जरूरी है। कारण क्योंकि कई ऐसी गूढ़ बातें निकल जाती हैं बीच में जो हमें पता होनी चाहिए, और वो हो सकता है आपके लग्न वाली वीडियो में ना बताई गई हो या कुछ बातें मिस हो गई हो, तो कुछ एडिशनल एड ऑन के लिए आपको उस ग्रह संबंधी सारे लग्न वीडियो देखना जरूरी होगा। क्लियर हो गया? अब हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, मस्तिष्क, हमारा जो सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका विस्तार, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। कैसी प्लानिंग बनाता है, कैसी सोच रखता है। मिथुन राशि का जातक प्रायः बड़ा मिलनसार, हंसमुख, बुद्ध के रोमांटिक फेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? और ये सिस्टम में को बदलने में विश्वास नहीं करते हैं। सिस्टम जो ऑलरेडी चल रहा है उसी में लगन से काम करने में विश्वास करते हैं। आई थिंक भारत जैसे देश में इन लग्नों की बहुत आवश्यकता है, खासकर 3, 6, 9, 12। ये लग्न ऐसे लग्न हैं जो सिस्टम चला आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। अब हम नए नए रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आते हैं कि ये होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। क्या हम ऑलरेडी जो हमारे सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हमने बेस्ट बनाया? नहीं बनाया। और उनको बेस्ट बनाने की महारत इन लग्नों में होती है। बिना किसी ज्यादा वाद विवाद के ये सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर केतु बैठे हुए हैं। केतु को इस भाव में ज्यादा अच्छा फल देते नहीं पाया गया है। तो हम ये देखते हैं, अगर केतु यहां बैठता है अकेला, कुजवत केतु मंगल के समान माना जाता है। और कौन सी भावना मंगल की? क्योंकि मंगल तो बहुत ज्यादा कर्मठ है। इस मामले में केतु कर्मठ नहीं माना जाता, हाँ, लेकिन इसका जो अपने आप को बलिदान करने की टेंडेंसी है, क्योंकि मंगल किसी कुंडली में अच्छे होते हैं तो वो देशभक्त होता है, सैनिक होता है, अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए भी नहीं चूकता है। तो केतु की वो वाली भावना से सिमिलरिटी आती है मंगल की, क्योंकि ये भी मोक्षा की बात करता है, त्याग की बात करता है, लेकिन कई कई बातें मंगल से इसको बिल्कुल अलग कर देती हैं। क्लियर हो गया? जैसे बहुत ज़्यादा डेडिकेटली कोई वर्क नहीं कर सकता, ये कहें जो भी सांसारिक विषय हैं उनको लेकर ये निर्लिप्त रहेगा उनसे। क्लियर हो गया? आप इसको कोई ऐसा कार्य दे दीजिए जहां पर आध्यात्म की, लोक परलोक की बातें आ रही हैं, इस प्रकार की, इसी को अगर गलत दिशा मिल जाती है तो फिर यही केतु सुसाइड बॉम्बर, आतंकवादी, ब्लाइंड फॉलो कर अपनी जान जोखिम में डाल देता है, क्योंकि बुद्धि बहुत ज़्यादा स्वयं नहीं लगाता है। अभी यहाँ पर इस प्रकार के जातक कह सकते हैं प्लानिंग बनाने में ज़्यादा अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। देखिए यहीं पर अगर राहु बैठा होता तो राहु के पास छद्मावरण है, डिप्लोमेसी है, और वो पॉजिटिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन यहाँ पर केतु षड्यंत्र ना तो बना पाएगा, ना उससे जल्दी निकल पाएगा। और हमें ये भी नहीं भूलना, अगर केतु यहाँ बैठा है तो राहु यहाँ बैठा है, जो हमारे सप्तम भाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। अगर यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति, शुक्र की स्थिति, मून यानी चंद्रमा और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, इन चार में से 2 ग्रह भी अगर अच्छे हैं, तो सप्तम में राहु का दुष्प्रभाव, ये कह सकते हैं जो अतिरिक्त प्रेम संबंध, इस प्रकार की अतिरिक्त वासनाएं, इसको दबा कर रखता है। याद रखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सप्तम भाव देखा जाता है कि कहीं वो दोषपूर्ण तो नहीं है। अगर वो दोषपूर्ण है तो फिर आप ये देखिए, जो सप्तम भाव का कारक है शुक्र की क्या स्थिति है। कहते हैं जी शुक्र बहुत ज़्यादा बचे हुए शुद्ध अवस्था में कहीं अपने, या तो आइदर एक्सेल्ड करके मीन राशि में बैठे हैं, स्वग्रही होकर 2 नंबर में यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, या तुला राशि में बैठे हैं, तो प्रेम सुख निश्चित रूप से मिलेगा और व्याभिचार की बात नहीं आएगी। अगर शुक्र पीड़ित है फिर बृहस्पति को टटोलिए, बृहस्पति का क्या स्थिति है। अगर शुक्र पीड़ित है, बृहस्पति बचे हुए, निश्चित रूप से बृहस्पति हमारी मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को अच्छी दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से बचा लेगा। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है
कि खाली राहु केतु के प्रभाव से, स्पेशली राहु के सप्तम भाव में प्रभाव से आदमी व्याभिचारी हो जाए, ये घोषित करना ठीक नहीं होगा। ठीक है। और इसमें आदमी कहीं ना कहीं जैसे हमारा मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन्स की बात करता है, न्यूरॉन्स के एक्टिव होने से आदमी सांसारिक विषयों को बड़ी अच्छी तरह समझता है। अब ये इसको न्यूरोनिक डिजीज़ भी दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मतलब सर पे कोई ना कोई ऐसी चीज़, चश्मा हो सकता है, कोई ऐसा निशान हो सकता है, क्योंकि ये ट्यूमर, फोड़ी, फुंसी, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है केतु। याद रखिएगा, केतु कोई भयंकर चोट ऐसी नहीं देता है। राहु तो अगर बिगड़ जाए तो भयंकर चोट देगा, यानी वो खुलकर वार करने वाला व्यक्ति। केतु छुपकर वार करने वाला है। तो जितने भी अनडायग्नोस्ड जितने डिजीज माने जाते हैं वो सब केतु के डिपार्टमेंट के माने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और प्रथम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं हमें एक गुप्त शत्रुओं से या गुप्त चीज़ों से भय देता, अनावश्यक भय देगा, गुप्त भय देगा हमें। क्लियर हो गया? और यहाँ से अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, ये वायु तत्व राशि है, ये भी वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि और पृथ्वी तत्व राशियों में केतु को बहुत ही कम अच्छा फल देता देखा गया है, बशर्ते अगर केतु अपने डार्क साइड के लॉर्ड यानी शनि के साथ बैठे हैं, निश्चित रूप से अपने एजेंडे को ये प्रसुप्त कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं, शनि के एजेंडे पर चलते हैं। कहते हैं सर आपको जो करना आप करें, मैं आपको सरेंडर करता हूं। तो ये ध्यान रखिएगा। शनि, जैसे किसी व्यक्ति ने हम चैनल पर कमेंट किया कि सर उनकी कुंडली में मिथुन राशि का केतु है, अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि वो शनि से प्रभावित है, क्योंकि वो अपनी साइड के प्लैनेट से प्रभावित है। शुक्र से भी प्रभावित हो तभी भी वो अच्छा फल देता है, याद रखिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि शुक्र जैसे प्लैनेट जो हमारे प्रेम संबंधों के लिए जिम्मेदार हैं, वो शुद्ध अवस्था में रहने चाहिए, इन ग्रहों से दूरी बनाकर रखने चाहिए। मतलब केतु ऐसा नहीं कि वो लड़ाई करवा देगा, डिशम डिशम करा देगा, लेकिन केतु शुक्र के साथ मिलकर हमारे प्रेम संबंधों के प्रति हमें एक प्रकार से उदासीन कर सकता है, हमारे पार्टनर के प्रति। अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन रहा है तो उसको एग्री करके हम उससे दूरी बना लेंगे, यानी कहेंगे भाई मैं वो जीवन जीना चाहता हूँ, एग्री करके। और अगर कहीं शनि और केतु इकट्ठे बैठे हैं किसी ऐसे भाव में जहाँ पर मतलब शनि का सपोर्टिव हाउस नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में वो वायलेंट हो जाता है। केतु भी शनि को ब्लाइंड फेथ करता है, तो वो वाली स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है, फिर उसमें झगड़े वाली स्थिति, ये वाली स्थिति भी आए। तो याद रखना है, केतु का अपना एजेंडा तभी तक एप्लीकेबल है जब तक वो अकेला बैठा हुआ है। शनि के साथ आते ही ये शनि के जैसा ही रूप दिखाने लग जाता है, और शनि को अगर सपोर्टिव है तो केतु भी सपोर्टिव हो जाएगा। जैसे इस राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं, अगर शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर केतु की दृष्टि बुरा फल दे ही नहीं सकती है। लेकिन अगर शनि यहाँ नहीं है तो फिर इस भाव में, जहाँ तक बात आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन की है, आपके अकेले पढ़ने की है, मनोवृत्ति को शांत रखता है। ध्यान रखिए कि ये अंतर्मुखी कर देता है, और पढ़ाई पठन पाठन के लिए इस प्रकार का माहौल बहुत ज़रूरी है। देखिए राहु बैठता है यहाँ पर तो सामान्यतः आदमी बहुत ज़्यादा बढ़िया ढंग से अपने कोर्सेज को, डिग्री को समाप्त नहीं कर पाता, बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करने वाला, बहुत अच्छे मन से डिग्री पूरी करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर केतु का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, तो क्योंकि केतु तो अंतर्मुखी होने की बात करता है, तो पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसके लिए आपको बहुत संकटों का सामना करना पड़े। जैसे शुक्र की स्थिति मान लीजिए कमज़ोर है, तो फिर केतु की दृष्टि बताती कि आपकी जो भी मन मुताबिक आपने सोचा था कि मुझे इस ब्रांच में एडमिशन लेना है, इस कोर्स में एडमिशन लेना है, उस कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र सपोर्टिव है, शुक्र हमारा साथ दे रहे हैं, तो फिर आपको निश्चित रूप से संकटों के बाद आपके मन मुताबिक ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? 5, और ये संतान पक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं संकट पैदा करता है। शुक्र बली है तो संकट के बाद आपको संतान हो जाती है। 7 नंबर, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो प्राय पहली संतान बेबी बॉय की बात करता है।
क्लियर हो गया। और अगर इसमें कोई दूसरे फीमेलिक प्लैनेट ज़्यादा बली होकर बैठे हैं तो फिर वो बेबी गर्ल की बात करेगा। एक साधारण नियम ये माना गया है कि पंचम भाव का जो नंबर है, अगर उस नंबर का लॉर्ड मजबूत है तो वो ऑड नंबर होगा तो पहली संतान बेबी बॉय, और अगर वो इवन होगा तो पहली संतान बेबी गर्ल, कुछ एक्सेप्शनल राशियों को छोड़कर। जैसे कर्क राशि एक इवन नंबर यानी सम संख्या है, उसके बावजूद भी कर्क यहाँ पड़ जाए और कर्क का स्वामी चंद्रमा मजबूत अवस्था में हो तो फिर पहली संतान बेबी बॉय होगी, ना कि बेबी गर्ल। इसी प्रकार से मीन राशि, क्लियर हो गया, इवन नंबर है, होना चाहिए था बेबी गर्ल लेकिन होगा बेबी बॉय। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि संतान पक्ष के लिए, संतान निकालने के लिए हम आपको जो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है एस्ट्रो ज्योतिष, उसमें वीडियो अपलोड करें ताकि आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। क्लियर, अभी हमने एकदम प्राइमरी चीज़ों को शुरुआत की, तो आपको यही दृष्टि रखनी है कि भाई मुझे समझ में आ जाए कि इसकी पंचम दृष्टि से क्या क्या ये प्रभावित कर सकता है। एग्जैक्ट आपको वहाँ पहुँचने के लिए प्राइमरी के बाद इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक करना होगा, तब आप किसी कुंडली के एग्जैक्ट रिजल्ट खुद निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया। पंचम भाव कहीं ना कहीं पाचन तंत्र, पेट की समस्याओं को भी बताता, तो केतु की दृष्टि अगर शुक्र कमजोर है निश्चित रूप से बड़ी समस्या दे सकता है और छुपी हुई समस्या देगा, और अगर शुक्र मजबूत है तो समस्याएं तो देगा लेकिन आप बार बार उनसे रिकवर कर जाएंगे। 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम काउंट नहीं करते हैं। 8, 9, नौवीं दृष्टि से केतु कुंभ राशि को देख रहे हैं, और कुंभ राशि भी एक वायु तत्व राशि है जहां राहु तो बहुत अच्छा फल देते हैं लेकिन केतु को कुंभ राशि में प्रायः अच्छा फल देते नहीं देखा गया। अगेन बता रहा हूं, अगर शनि यहां बैठे हैं तो फिर ये शनि को बूस्टअप करने का काम करेगा, शनि को बढ़ाने का काम करेगा, अपना एजेंडा भूल जाएगा। लेकिन अगर शनि यहां नहीं है तो ये फल अच्छा नहीं करेगा, बिगाड़ेगा फल। क्लियर हो गया। ये धर्म को लेकर उदासीन कर सकता है। क्लियर हो गया। देखिए, अगर ये अच्छा फल देता, यानी जैसे 12 नंबर यहां पड़ता, तो बहुत ज्यादा बॉदर तो वो भी नहीं करता, लेकिन समाज में जो उसकी इमेज बनती, क्योंकि लग्न क्या बताता है, सोसाइटी, समाज आपको किस प्रकार से मानता है कि यार ये व्यक्ति ईश्वर को मानता है लेकिन बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होता है चीजों में। क्लियर हो गया। तो अंतर्मुखी, ध्यान में ज्यादा मग्न रहता है। इस कंडीशन में भी आप वैसे इन भावनाओं, जो नवम भाव की भावनाएं, जिसको धर्म कह रहे हैं, भाग्य कह रहे हैं, इनको नेगेटिवली सोसाइटी लेगी और आपके प्रति इमेज आ सकती है कि यार ये उनका अनादर करने वाला है, उनको समर्पित नहीं है। इस प्रकार की भावना यहाँ से देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, समझिए दोनों अंतर को। अगर 12 नंबर है तो दिखावे से दूर रहेगा लेकिन समाज की धार्मिक इमेज बनी रहेगी, क्योंकि 12 नंबर यानी मीन राशि में केतु का प्रभाव अच्छा माना जाता है। 11 नंबर में भी जब दृष्टि पड़ रही है, आदमी इन विषयों को लेकर उदासीन रहेगा, लेकिन ये उदासीनता समाज में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है। क्लियर हो गया। इस हिस्से में भी जैसे शनि बहुत कमजोर है तो ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी जंघा वाला, जांग वाले पार्ट में चोट लगना और जांग के यानी लेग पिट्स में कहीं ना कहीं कुछ फंगस होना, खुजली होना स्वाभाविक है। क्लियर हो गया। स्किन डिजीज होना, क्योंकि केतु को भी कहीं ना कहीं स्किन डिजीज, फोड़ी, फुंसी, कोढ़, इन सब बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है। नवम भाव भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता है। अगर शनि मजबूत अवस्था में है, संकटों के बाद अंततोगत्वा मिलता है साथ। ध्यान रखिएगा, शनि की मजबूत स्थिति बेहद जरूरी है। अगर शनि यहाँ सिटिंग है तो फिर केतु उस शनि को सपोर्ट करने का काम करेगा, फिर राशि को उसके प्रति क्या अट्रैक्शन है, क्या हेट है, वो भूल जाएगा। इस अंतर को मैं बार बार बता रहा हूं, जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगे बार बार फल खराब निकलेगा, नहीं समझ पाएंगे। क्लियर हो गया। और ये दृष्टि ये भी बताती कि जो इनके पिता हैं, पिता कुंभ राशि के प्रभाव में है। कुंभ राशि वाले सबसे मिलकर चलने वाले
और हर दृष्टि में लाभ दृष्टि, अनावश्यक क्रोध करना उनको पसंद नहीं होता है। इस प्रकार की शनि की राशि है कुंभ राशि, लेकिन ये राशि कई दफ़ा दिखने में ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की कर्क राशि की तरह प्रतीत होता है, लेकिन इनकी दृष्टि क्या है, कुंभ राशि का स्वामी क्योंकि शनि है, तामसिक ग्रह माना जाता है, तो लाभ दृष्टि रहती है, भाई इससे मुझे लाभ मिल रहा है तो आने दो। क्लियर हो गया? यानी बेमतलब का लड़ाई झगड़ा विवाद इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसी के मुकाबले जो मकर राशि है वो एग्रेसिव राशि मानी जाती है। क्लियर? तो ये दृष्टि का ध्यान रखना है कि नवम भाव से संबंधित विषयों को लेकर परेशानी का सबब बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।